सदाबहार नगमे रिजवान के साथ उर्दू दुनिया में सदाबहार गीतों का नंबर 1 शो। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका। सदाबहार नगमे आप देख रहे हैं रिजवान खान के साथ, और हम आज भी आपके लिए आपकी मनपसंद महफिल लेकर हाजिर हैं। लेकिन आज बहुत खूबसूरत दिन है, क्योंकि दिन तो वैसे सारे ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन आज कुछ अलग बात है। आज प्यार करने वालों का दिन है, यानी आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे दुनिया भर में मनाया जाता है, मनाया जा रहा है और आज मनाया गया। उसके साथ साथ आज एक हिंदी सिनेमा की बहुत खूबसूरत अदाकारा, जो वाकई उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा प्यार आया था और जिनसे उन्होंने प्यार किया था, वो बेतहाशा प्यार था। वो एक मिसाल है हम सब के लिए। उनकी सालगिरह का मौका है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुई थी मधुबाला जी, जिनका पूरा नाम था मुमताज़ जहां बेगम दहलवी, जो दिल्ली में पैदा हुई थी और मुंबई पहुंची और हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी अदाकारा बनी। खूबसूरती का जब जिक्र आता है तो मधुबाला जी का नाम तो सबसे पहले आता है। इसलिए आज का जो शुमारा है वो मधुबाला जी की सालगिरह भी है और वैलेंटाइन डे स्पेशल भी है। तो हम आपके लिए एक मिक्स एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें शुरू में हम मधुबाला जी की बात करेंगे, मधुबाला जी के नगमे पेश करेंगे पहले हिस्से में, और मधुबाला जी की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ख़ास और ऐसी दिलचस्प बातें आपको बताएंगे जो शायद आपको कभी नहीं पता होंगी। उसके साथ साथ हम फिल्मी दुनिया की ऐसी जोड़ी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने प्यार किया और हम सब के लिए मिसाल बने। उनकी जोड़ी, उनका प्यार, उनकी दास्तां ऐसी रही जिसने नाम किया और मिसाल बनी लोगों के लिए, क्योंकि ये अनोखी दास्तां थी उन दोनों की, यानी प्यार करने वालों की। तो वो कौन सी जोड़ी थी ये आपको बताएंगे, जिन्होंने प्यार किया, शादी की और शादी भी उनकी कामयाब रही। लेकिन आइए सबसे पहले हम मधुबाला जी की ज़िंदगी से जुड़े कुछ बातें जानते हैं और फिर उनका गीत आपके लिए पेश किया जाएगा। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसकी बला की खूबसूरती और अदाओं की दुनिया दीवानी है, जिसे देखने के लिए लोग पागल हो जाते थे। आज भी क्लासिक सिनेमा इसके बिना अधूरा है और उसकी कमी हमेशा खलती रहेगी। वो अदाकारा हैं मुमताज जहां बेगम दहलवी, जो बाद में मशहूर हुई मधुबाला के नाम से। तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। क्लासिक दौर की इस खूबसूरत अदाकारा ने 1940 से 1960 के दहाई तक सिनेमा में अपना खास ताउन दिया। अपने काबिले तारीफ किरदार से महल, अमर, मिस्टर एंड मिसेस 55, बरसात की रात और मुग़ल आज़म जैसी फिल्मों से शोहरत हासिल की। मधुबाला की पैदाइश दिल्ली में 14 फरवरी 1933 को हुई थी। इनके बचपन का नाम रहा मुमताज जहां बेगम दहलवी। इनके वालिद का नाम अताउल्लाह खान और वालिदा आयशा बेगम थी। इनके वालिद पख्तूनी थे और स्वाबी जिले से ताल्लुक रखते थे। मधुबाला 11 भाई बहन में से 5वें नंबर की थीं। इनके वालिद पेशावर की इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे और फिर वहां से नौकरी छूट जाने के बाद इनके परिवार ने दिल्ली का रुख किया। लेकिन यहां भी इनका काम कुछ खास नहीं चल रहा था। फिर इनके वालिद मुंबई चले गए।
मधुबाला का बचपन बहुत परेशानियों से गुजरा। इनके बचपन में ही 3 बहनें और 2 भाई 5 और 6 साल की उम्र में ही गुजर गए थे। मधुबाला को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। ये आईने के सामने खड़ी रहकर अदाकारी दिखाती, शक्लें बनाती और गाना गाती रहती। मधुबाला को 9 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली बार काम मिला बॉम्बे टॉकीज की फिल्म बसंत में, जिसे डायरेक्ट किया था अमिया चक्रवर्ती ने। लेकिन कौन जानता था कि 9 साल की छोटी बच्ची आगे जाकर इतनी जबरदस्त हीरोइन बनेगी। उस वक्त इनका नाम मुमताज रहा और इसके बाद ये वापस दिल्ली चली गई। फिल्म बसंत के अलावा भी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें मुमताज महल, धन्ना भगत, पुजारी, फुलवारी और राजपूतानी जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन फिर भी इनके घर से मुफलिसी दूर नहीं हो रही थी और तभी मशहूर अदाकारा और बॉम्बे स्टूडियो की मालकिन देविका रानी इनसे मुतासिर हुई और इन्हें मुंबई बुला लिया। तभी देविका रानी ने इनका नाम मुमताज से मधुबाला रख दिया। इसी बीच एक नजूमी ने ये पेशनगोई की कि ये बच्ची आगे जाकर इतनी शोहरत हासिल करेगी जितनी इसके खानदान में किसी ने नहीं हासिल की होगी। मधुबाला मुंबई आई और यहाँ पर ये डॉकयार्ड के इलाके में रहने लगी, जिसे गोदी भी कहा जाता है, और इनका परिवार भी यहीं रहने लगा। लेकिन एक शाम ऐसी आई कि बहुत से लोगों की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा छा गया और फिर कभी रोशनी नजर नहीं आई। अप्रैल 1944 को शाम के लगभग 4:15 पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे सारी बस्ती जलकर खाक हो गई। बहुत से लोगों की जान भी गई। लेकिन मधुबाला के साथ ये इत्तेफाक रहा कि वो अपने परिवार के साथ पास ही के थिएटर में फिल्म देखने गई थी और इस वजह से इन सब की जान बच गई। लेकिन इनका घर नहीं बचा और इनके रहने का ठिकाना छिन गया और तब इनकी क्लासमेट ने इन्हें सहारा दिया और अपने घर में रख लिया। शौक से लीजिए
तो अभी आइए मधुबाला जी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएंगे, उनका गीत आपके लिए पेश किया जाएगा। और आप देखिए मधुबाला जी क्या अदाकारा थी, कामयाब अदाकारा, शोहरत, बुलंदी, रुपया, पैसा, इज्जत सब कुछ था, लेकिन खूबसूरती ऐसी जो शायद किसी को इतनी नहीं मिल पाती है। ये भी ऊपर वाले का एक मौजज़ा था कि उनको इतनी खूबसूरती मिली बेतहाशा कि जो देखता वो मधुबाला जी का दीवाना हो जाता था। तो मधुबाला जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जो अभी बाकी हैं, जो आपको शायद नहीं पता होंगी। तो आइए कुछ और बातें आपको बताते हैं मधुबाला जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई, और साथ में उन्हीं के फिल्म का एक गीत पेश करेंगे आपके लिए। मधुबाला को बतौर हीरोइन काम मिलना शुरू हो गया था और उन्हें मौका मिला केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में। तब इनकी उम्र 14 बरस थी, जिसमें इन्होंने राज कपूर के साथ पहली बार बतौर हीरोइन काम किया। इसके बाद तो मधुबाला को एक के बाद एक फिल्मों में काम मिलने लगा। 1947 में इनकी बहुत सी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें मेरे भगवान, खूबसूरत दुनिया और दिल की रानी फिल्में शामिल हैं। फिर 1949 में फिल्म आई महल, जिसे डायरेक्ट किया था कमाल अमरोही ने, और इस फिल्म में बतौर हीरो अशोक कुमार और हीरोइन मधुबाला, और इस फिल्म ने मधुबाला को एक अलग मुकाम दिया। यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। हालांकि इस फिल्म में सुरैया बतौर अदाकारा काम करने वाली थी, लेकिन फिर कमाल अमरोही ने मधुबाला को मौका दिया। अगर इस फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो इस फिल्म का गाना आएगा आने वाला, जिसका म्यूजिक दिया था खेमचंद प्रकाश ने, बहुत ही हिट रहा और आज भी इस गाने को बहुत पसंद किया जाता है। फिल्म महल के बाद 1949 में ए.आर. कारदार की फिल्म आई दुलारी, जिसमें फिर मधुबाला ने यह साबित कर दिया कि बतौर अदाकारा तो ये कमाल हैं, और ये फिल्म भी बहुत जबरदस्त हिट रही। मैं कैसे जीऊं ये तो बता जा, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, मेरी कहानी सुन जा, अपनी सुना जा, आंखों में आ जा, दिल में समा। फिर तो मधुबाला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें बेकसूर, तराना, बादल, इन सभी फिल्मों में इन्होंने कमाल की अदाकारी की। कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? न शिकवा है कोई, न कोई गिला है, न शिकवा है कोई, न कोई गिला है, सलामत रहे तू, ये मेरी दुआ है, न शिकवा है कोई। बहुत ही कठिन है मोहब्बत की राहें, बहुत ही कठिन है।
गर्दिशें हैं नसीबों के प्यारे, ये सब गर्दिशें हैं नसीबों के प्यारे, न मेरी खता है न तेरी खता है न शिकवा। उम्मीद है ये नगमा आपको पसंद आया होगा। मधुबाला जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो बातें आपके लिए पेश की गई थी ये भी आपने पसंद की होंगी। मधुबाला जी की सालगिरह का मौका था और ये पहला हिस्सा हमारा शुमारे का ख़त्म हो चुका है, इसलिए मधुबाला जी की इतनी ही बातें होंगी। मधुबाला जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती, उनकी फ़िल्म, उनके नग़मे, उनकी शख्सियत के लिए हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। फ़िलहाल अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आज वैलेंटाइन डे भी है, इसलिए हम वैलेंटाइन डे स्पेशल आपके लिए लाए हैं। बात करेंगे प्यार की दास्तान की जो हिंदी सिनेमा में लिखी गई और वो कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी में तब्दील हुई। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आज 14 फरवरी है और आज वैलेंटाइन डे है। पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है और ये मनाने वाले जोड़े होते हैं जो एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत किया करते हैं। तो वैलेंटाइन डे स्पेशल आपके लिए लाए हैं और आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में हिंदी सिनेमा की उन जोड़ी के बारे में जिन्होंने रील पर भी प्यार किया, यानी फिल्मी दुनिया में भी प्यार किया, पर्दे पर भी प्यार किया और रियल लाइफ में भी वो प्यार करते हुए एक लाइफ पार्टनर बने एक दूसरे के। तो बात होगी फिल्मी दुनिया की उन जोड़ी के बारे में जिनकी दिलचस्प लव स्टोरी हम आपको बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, और उनकी लव स्टोरी फिल्मी दुनिया में शुरू हुई और असल ज़िंदगी में ख़त्म हुई। हालांकि लव स्टोरी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि उनके बीच प्यार अब तक है और वो प्यार परवान चढ़ता है। शादी उनकी कामयाब रही है। तो उन जोड़ी की बात करेंगे, उनकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, फिल्मी कहानी से कम नहीं होगी। बहुत दिलचस्प शुमारा है आपका। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी जोड़ी के बारे में जो एक तरफ़ा मोहब्बत थी और वो दो तरफ़ा हुई, शादी हुई और आज तक वो शादी कामयाब शादी है। तो सबसे पहले बात करेंगे सायरा बानो जी और दिलीप कुमार साहब की। दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जिसके लिए सब दुआ करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, और ऐसी मिसाल बने हैं दोनों हम सब के लिए। ये बताते हैं कि चाहे 25 साल हो जाए, 50 साल हो जाए या 100 साल, प्यार कभी कम नहीं होता, प्यार कभी मरता नहीं है। तो ये जोड़ी कैसी जोड़ी रही और इनकी लव स्टोरी क्या थी, बहुत दिलचस्प कहानी है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं दिलीप कुमार और सायरा बानो जी की प्यार की दास्तान। हिंदी सिनेमा ने हमेशा प्यार को बेहद खूबसूरत अंदाज में दर्शाया है। जब से हिंदी फिल्म बनने का सिलसिला शुरू हुआ है उस दिन से आज तक शायद ही कोई ऐसी फिल्म बनी हो जिसने इश्क और मोहब्बत की बातें न की हों। लेकिन अगर बात रियल लाइफ की न करते हुए रियल लाइफ की करें तो फिल्मों से मुतासिर होकर प्यार करने वाले और प्यार में सारी हदों को तोड़कर एक होने वाले सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि कुछ ऐसे अदाकार और अदाकारा भी हैं जिन्होंने रियल लाइफ में साथ काम किया और रियल लाइफ में रोमांस करते करते बन गए रियल लाइफ पार्टनर। आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही लव स्टोरी से राज उठाएंगे और आपको उनके प्यार के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जो आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। वैसे तो कई फिल्मी कलाकारों ने पर्दे से हटकर असल जिंदगी में भी प्यार किया, कुछ एक दूसरे के हो गए और कुछ एक नहीं हो पाए। आज हम आपको सुनाएंगे उनकी लव स्टोरी जिन्होंने प्यार किया और शादी भी की। सबसे पहले बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी लव स्टोरी की जो आज तक लोगों के लिए मिसाल बनी हुई है और वो है ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब और खूबसूरत सायरा बानो जी की। दिलीप साहब और सायरा बानो जी की लव स्टोरी जब शुरू हुई तो पहले एक तरफा थी, यानी सायरा बानो ने दिलीप साहब को 12 साल की उम्र से पसंद करना शुरू किया। धीरे धीरे ये पसंद प्यार में तब्दील होने लगी और अपनी दुआओं में रोजाना सायरा बानो जी दिलीप साहब की शरीके हयात बनने की फरियाद करती रहीं। ये लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दिलीप कुमार साहब से इतनी मोहब्बत के एक रोज उनकी झलक पाने के लिए फिल्म मुगल आजम के प्रीमियर तक में पहुंच गईं। लेकिन उनकी आंखों की ठंडक दिलीप साहब वहां नहीं पहुंचे। मायूस होकर घर लौट आईं, लेकिन दिल में दिलीप साहब की चाहत बढ़ती रही। सायरा बानो जी ने भी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि अब उन्हें अपने ख्वाबों के राजकुमार के साथ शायद फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए।
दिलीप साहब से पहली मुलाकात सायरा जी को आज भी याद है, जब दिलीप साहब उन्हें देखकर मुस्कुराए थे और ये कहा था कि वो बहुत प्यारी लड़की हैं। दिलीप साहब से ये सुनकर वो इतनी खुश हुई थी कि रात भर बेचैनी के मारे सो नहीं पाई और सिर्फ एक मुस्कुराहट से उनका दिल इस बात से पक्का हो गया था कि वो जरूर एक दिन दिलीप साहब की शरीके हयात बनेंगी। सायरा बानो जी की दिलीप साहब के साथ काम करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दिलीप साहब उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे। उन्हें लगता था कि अभी वो बहुत छोटी हैं और उनकी हीरोइन नहीं बन सकती। कुछ वक्त बीता और सायरा बानो जी की दुआ कबूल होती नजर आई। एक रोज सायरा बानो जी ने अपने बर्थडे और नए घर की खुशी की पार्टी में सबको दावत दी। आंखें घर के बाहर लॉन में दिलीप साहब का इंतजार कर रही थीं और अचानक सायरा जी के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि सामने दिलीप साहब गाड़ी से उतर रहे थे। दिलीप साहब के दिल के तार भी उस शाम छिड़ से गए जब उन्होंने सायरा बानो जी को पहली बार सफेद साड़ी में बेहद खूबसूरत पाया। दिलीप साहब सायरा जी को देखकर हैरान थे। उनको समझ आ गया था कि अब सायरा वो सायरा नहीं है जिसे वो छोटी लड़की समझते थे। दिलीप साहब ने उनसे हाथ मिलाया और सायरा बानो जी को जैसे कायनात मिल गई। यहाँ से ये एक तरफा प्यार अब दो तरफा होने लगा था। दिलीप साहब भी सायरा बानो जी के लिए अपने दिल में कुछ कुछ महसूस करने लगे थे। दोनों को करीब लाने में सायरा जी की वालदा और अपने वक्त की मशहूर अदाकारा नसीम बानो जी का अहम किरदार रहा। एक रोज दिल में दबी तमन्ना ने अल्फाज का जामा पहन लिया था। दिलीप कुमार साहब ने फिल्म झुक गया आसमान के सेट पर जाकर सायरा बानो जी के सामने कुछ इस अंदाज से अपने प्यार का इजहार किया। सायरा, तुम मेरे लिए उन लड़कियों में से नहीं हो जिनके साथ मैं सिर्फ घूमना फिरना चाहता हूँ या फिर सिर्फ साथ दिखना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी शरीके हयात बनोगी? सायरा जी को ऐसा लगा जैसे बरसों की तपस्या का फल आज मिल गया है। वो शर्मा कर दिलीप साहब से बोली, पहले कितनी लड़कियों से आपने ये कहा है? जो जोड़ी आसमान में बनी हो उसे जमीन पर बनते देर नहीं लगती। और आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 11 अक्टूबर 1966 का वो दिन था जब आसमान से बनी इस जोड़ी ने जमीन पर अल्लाह की मर्जी को अमली जामा पहनाया और निकाह किया। जिस वक्त दोनों की शादी हुई उस वक्त दिलीप साहब की उम्र 44 बरस की थी और सायरा जी उनसे 22 साल छोटी थी। उनकी उम्र महज 22 बरस थी। इसलिए काफी लोगों ने यह कयास लगाए कि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी और जल्दी ही टूट जाएगी। लेकिन मोहब्बत दोनों की इतनी मजबूत थी कि लोगों के ये कयास सिर्फ कयास ही रह गए और दिलीप साहब और सायरा जी लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। दोनों की शादी को आज तकरीबन 52 साल हो चुके हैं और शादीशुदा जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव के बाद भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। सायरा बानो जी आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि शादी से पहले करती थी और दिलीप साहब आज भी उनको अपनी आंखों से दूर नहीं करते हैं। ये बॉलीवुड की वो लव स्टोरी है जो लोगों को एक पैगाम देती है कि शादी के लिए उम्र का फासला नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए मजबूत प्यार और ईमानदारी हो तो जिंदगी सुकून से और प्यार से गुजारी जा सकती है। सुनो रे सुनो एक बात सुनाऊं, ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाऊं। झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या सच है ये तुम जानो। मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागी नाचूंगा। अरे सुनो रे सुनो एक बात सुनाऊं, अरे सुनो रे सुनो एक बात सुनाऊं। झूठ है या सच है ये तुम जानो, झूठ है या सच है ये तुम जानो। मैं बैरागन नाचूंगा, मैं बैरागन नाचूंगा।
ना मानूं, तुम ना मानो, मैं क्या जानूं, तुम क्या जानो, मैं तो सबका दिल बहलाऊं। मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागी नाचूंगा। बंदों के ऐसे धंधे हैं, जग में ऐसे बंदे हैं, बंदों के ऐसे धंधे हैं। क्या करना है देख के जग को, अच्छे हैं जो अंधे हैं। तू अनजाना, तू अनजानी, तू दीवाना, तू दीवानी, दीवाने को क्या समझाऊं। मैं बैरागन नाचूंगा, मैं बैरागन नाचूंगा। उम्मीद है ये नगमा आपको पसंद आया होगा और आज का शुमारा भी आप पसंद कर रहे होंगे। फ़िलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये स्पेशल शुमारा भी आपके लिए बाकी है। कुछ और जोड़ी के बारे में बात करेंगे जिनकी प्यार की दास्तान ने मिसाल बनाई, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात करेंगे अब सुनील दत्त साहब की और नरगिस जी की। सुनील दत्त साहब की और नरगिस जी की जो प्यार की दास्तां है, जो इनकी लव स्टोरी है, ये बिल्कुल अनोखी है क्योंकि ये शुरू में एक तरफा प्यार था। सुनील दत्त साहब ने सिर्फ प्यार किया था नरगिस जी से और कभी ख्वाब ख्यालों में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी अदाकारा हिंदी सिनेमा की उनकी शरीके हयात बनेंगी। तो ये अनोखी दास्तां लिखी गई थी मदर इंडिया फिल्म से। आइए बहुत ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो अभी आपको बताएंगे नरगिस जी और सुनील दत्त साहब के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। हिंदी फिल्मों की रोमांटिक लव स्टोरी सिर्फ किसी एक अदाकार या अदाकारा की नहीं है, बल्कि तकरीबन हर कलाकार की जिंदगी में कभी न कभी कोई आया, कुछ प्यार की दास्तान पूरी हुई और तकमील तक पहुंची और कुछ इश्क की दास्तान अधूरी रह गई। कभी किसी ने किसी और को चाहा लेकिन शादी किसी और से हो गई। ऐसे भी किस्मत के खेल रहे। बात हो रही है हिंदी फिल्मों की एक ऐसी लव स्टोरी की जो शुरू तो हुई आग की लपटों से और अब कहीं आसमान की ठंडी छाव में भी परवान चढ़ रही होगी। हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर सुनील दत्त साहब और बेहद टैलेंटेड अदाकारा नरगिस जी की, जो आज तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी लव स्टोरी आज तक लोगों को काफी मुतासिर करती आई है। क्योंकि प्यार की ये दास्तान शुरू कुछ इस तरह हुई थी जब नरगिस जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन किसको पता था कि इस अंधेरे में आग की कुछ ऐसी लपटें उठेंगी जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में रोशनी ले आएंगी। बात उस वक्त की है जब सुनील दत्त साहब पढ़ाई कर रहे थे और रेडियो के लिए एक्टर एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू लिया करते थे। नरगिस जी से पहली मुलाकात उनकी फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई, जब वो किसी का इंटरव्यू लेने गए थे। नरगिस जी को पहली बार देखकर ही वो अपना दिल उन्हें दे बैठे। उस वक्त नरगिस जी बहुत मशहूर और बड़ी अदाकारा थीं और ये एस्पायरिंग एक्टर थे। अपने दिल की बात दिल में ही दबाकर सुनील दत्त साहब ने ये सोचा कि जब तक वो खुद को किसी काबिल नहीं बना लेंगे तब तक नरगिस जी से अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगे। सुनील दत्त साहब शुरू से ही बहुत शर्मीला किस्म के इंसान थे। उस वक्त नरगिस जी और राज कपूर साहब के चर्चे भी कम नहीं थे। इसके बावजूद सुनील दत्त साहब का प्यार और जज्बात नरगिस जी के लिए कम न हुए। उन्होंने सब्र करने का फैसला किया और वक्त का इंतजार किया। सुनील दत्त साहब की किस्मत हर तरह से तब पलटी जब उनके करियर में फिल्म मदर इंडिया आई।
फिल्म मदर इंडिया में उन्हें नरगिस जी के साथ काम करने का मौका मिला। बात उस रोज की है जिस दिन मदर इंडिया के सेट पर भयंकर आग लग गई और नरगिस जी उस आग में फंस गईं। ये सीन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। उस दिन फिल्म के हीरो सुनील दत्त साहब असल जिंदगी में भी हीरो बन गए और जिनके लिए दिल में मोहब्बत की आग लिए बैठे, उन्हीं के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद गए और नरगिस जी को सही सलामत बाहर निकाला। दत्त साहब को काफी चोटें आईं और इसलिए उन्हें काफी लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस दौरान रोजाना अस्पताल जाकर दत्त साहब की देखभाल करना और उनका ख्याल रखना नरगिस जी ने अपना फर्ज समझा। बस इसी अस्पताल में फिल्मी कलाकारों की एक और मोहब्बत की दास्तान लिखी जा रही थी। इस बीच नरगिस जी को सुनील दत्त को करीब से जानने का मौका मिला और उनके दिल में भी दत्त साहब के लिए प्यार पनपने लगा। अस्पताल से बाहर आकर दोनों खतो खिताबत करते रहे और कभी रातों को सबकी नजरों से छुपकर मिलते रहे। इसके अलावा अपने जज्बातों को तार के जरिए भी एक दूसरे तक पहुंचाते रहे। कुछ वक्त बीता और मदर इंडिया की शूटिंग खत्म हुई। अब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। जब ये बात मदर इंडिया के डायरेक्टर महबूब खान साहब को पता चली तो उन्होंने दोनों से मदर इंडिया के रिलीज होने तक रुकने को कहा और ये भी ताकीद की कि पब्लिक में ये बात न पता चले, क्योंकि मदर इंडिया में सुनील दत्त साहब ने नरगिस के बेटे का किरदार अदा किया है और रिलीज से पहले ये बात आम हो गई तो लोगों की जहनियत बदल जाएगी। महबूब खान की बात मानते हुए दोनों ने इंतजार किया और 25 अक्टूबर 1957 को मदर इंडिया के रिलीज होने के 5 महीने बाद 11 मार्च 1958 को शादी कर ली। इस तरह मोहब्बत की ये अनोखी दास्तान मुकम्मल हुई। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये खास शुमारा वैलेंटाइन डे स्पेशल अभी आपके लिए बाकी है। हम लौट कर आते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम बात करेंगे एक ऐसी जोड़ी की जो वाकई ऐसी कहानी है उनकी कि वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो है कहानी हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र साहब की। धर्मेंद्र साहब पहले से शादीशुदा थे। हेमा मालिनी जी को पसंद कर बैठे, उनको अपना दिल दे बैठे और किस तरह से दुनिया से लड़कर, समाज से लड़कर, अपने ही परिवार से लड़कर हेमा मालिनी जी को उन्होंने हासिल किया और उनसे शादी की। ये एक फिल्मी कहानी लगती है अगर इनकी कहानी सुनी जाए, इनकी लव स्टोरी सुनी जाए, और वाकई ये मिसाल बने हमारे लिए कि प्यार करने वालों को कभी कोई रोक नहीं पाया और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है इस ज़िंदगी में। तो आइए अब हम जानेंगे हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र साहब की लव स्टोरी और ऐसी बातें हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। फिर एक गीत सुनेंगे इनकी फिल्म का। बड़ी जल्दी चाय ले आए। इस घर में 24 घंटे चाय पकती रहती है। और सुनो, दूर मत जाना, करीब ही रहना ताकि पुकारूं तो सुन सको। हिंदी सिनेमा में एक और मोहब्बत की दास्तान ऐसी लिखी गई जो फिल्मों में प्यार की कहानी की तरह असल जिंदगी में भी लोगों के लिए मिसाल बनी। 70 और 80 के दशक में सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाली एक थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और दूसरे थे हिंदी सिनेमा के हीमैन और बेहद रोमांटिक अदाकार धर्मेंद्र, जिन्होंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि दोनों एक दूसरे के हमसफर बनेंगे। प्यार की ये दास्तान थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ खुशी नहीं बल्कि थोड़े आंसू भी हैं। फिल्मों की तरह मेलोड्रामा भी हुआ और कहीं दिल जुड़े तो कहीं दिल टूटे। धर्मेंद्र साहब 1958 में प्रकाश कौर से गांव में शादी कर चुके थे और मुंबई आकर मशहूर एक्टर बने। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी। शोहरत, पैसा, इज्जत, नाम, बुलंदी, परिवार, सब कुछ था धर्मेंद्र साहब के पास। लेकिन अचानक हिंदी सिनेमा में कदम रखा एक ऐसी अदाकारा ने जिसने न सिर्फ धर्मेंद्र साहब को बल्कि जितेंद्र और संजीव कुमार और न जाने कितने ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया। धर्मेंद्र साहब और हेमा जी की पहली मुलाकात एक फिल्म के प्रीमियर में हुई थी और धर्मेंद्र साहब को जब पहली बार हेमा जी ने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनकी खूबसूरती देखकर बोली कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा। धर्मेंद्र साहब और हेमा मालिनी जी को पहली बार फिल्म तुम हसी मैं जवां में साथ काम करने का मौका मिला और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र साहब उन पर फिदा हो गए। इसी दौरान धर्मेंद्र साहब से हेमा जी भी इतना अट्रैक्ट हुई कि वो काम तो और भी एक्टर्स के साथ कर रही थी, लेकिन हर वक्त ये ख्वाहिश रखती थी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें धर्म जी के साथ काम करने का मौका मिले। धर्मेंद्र साहब अपनी हर फिल्म हेमा जी के साथ ही करना चाहते थे। हेमा मालिनी धर्मेंद्र साहब के जज्बात को समझ चुकी थी
उन्हें लगने लगा था कि वो उनके लिए अपने दिल में प्यार रखते हैं। दूसरी तरफ हेमा मालिनी जी इस बात से परेशान थीं कि धर्मेंद्र साहब पहले से शादीशुदा हैं और उनकी शादी को तकरीबन 10 बरस हो चुके हैं। अगर वो भी उनसे प्यार करने लगेंगी तो ये गलत होगा। लेकिन प्यार में इंसान ने अपनी सारी हदें तोड़ी हैं और कभी किसी की परवाह नहीं की। धर्मेंद्र साहब अपनी हर फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी जी को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ये भी कहा जाता है कि फिल्म शोले में धर्मेंद्र साहब को ठाकुर का किरदार करना था और संजीव कुमार साहब को वीरू का, लेकिन धर्मेंद्र साहब ने सिप्पी साहब से रोल बदलवा लिए और खुद वीरू का किरदार करने की गुजारिश की ताकि वो हेमा जी के ऑपोजिट काम कर सकें। ये भी कहा जाता है कि फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान ही धर्मेंद्र साहब ने हेमा जी के साथ अपने सीन्स को बार बार करवाने के लिए यानी रीटेक्स के लिए कुछ टेक्नीशियंस को पैसे दिए ताकि वो बार बार गड़बड़ करते रहें। हेमा जी को भी अब धर्मेंद्र साहब की कुछ बातें और मिजाज भाने लगा था। वो भी उनकी शांत तबीयत और केयरिंग और लविंग नेचर की कायल होने लगी थीं। शोले फिल्म के बाद धर्मेंद्र साहब और हेमा जी की लव स्टोरी की खबरें हेडलाइंस बन चुकी थीं। अखबारात और मैगजीन्स में अब दोनों की मोहब्बत की दास्तान ने हवा और गर्म कर दी थी। ये बात हेमा जी के घर वालों के कानों तक भी पहुंचने लगी और अब हेमा जी के पैरों में बेड़ियां डाली गईं। लेकिन प्यार कहाँ किसी बेड़ी का पाबंद है। हेमा जी पर अब नजर रखी जा रही थी और अब धर्मेंद्र साहब से वो सिर्फ सेट पर ही मिल सकती थी। इश्क की ये कहानी अब परवान चढ़ रही थी, लेकिन हेमा मालिनी जी के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा शख्स के साथ इन्वॉल्व हो और इसीलिए हेमा जी के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया गया। जितेंद्र साहब शादी के लिए तैयार हो गए। हेमा जी और धर्मेंद्र साहब शादी न कर लें, इसलिए हेमा जी के माँ बाप जल्द से जल्द उनकी शादी करवा देना चाहते थे। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट बाकी थे। हेमा जी का परिवार और जितेंद्र साहब का परिवार शादी के लिए मद्रास पहुंच चुका था। जैसे ही ये खबर धर्मेंद्र साहब को मिली तो वो फौरन मद्रास पहुंचे और शादी रुकवा दी। हेमा जी ने भी जितेंद्र साहब के साथ शादी से इनकार कर दिया। दोनों का प्यार इतना मजबूत था कि उन्हें अब किसी की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ धर्मेंद्र साहब की बीवी प्रकाश कौर उन्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी। वक्त बीता। इस वक्फे में हेमा जी के वालिद दुनिया छोड़ चले और प्यार के आगे सबने घुटने टेक दिए। तकरीबन 5 साल की मोहब्बत अब अंजाम तक पहुंची और 21 अगस्त 1979 को दोनों ने शादी करने का फैसला किया। ये कहा जाता है कि धर्मेंद्र साहब की दूसरी शादी की वजह से दोनों ने अपना मजहब बदलकर शादी की। शादी के वक्त हेमा जी की उम्र 29 साल और धर्मेंद्र साहब 44 साल के थे। आज दोनों की शादी को 38 साल गुजर चुके हैं और हेमा जी के बकौल धर्मेंद्र साहब आज भी उन्हें उसी प्यार भरी नजरों से देखते हैं जिस तरह शादी से पहले देखा करते थे। दोनों की लव स्टोरी ने यह साबित किया कि प्यार करने वालों को कभी कोई रोक नहीं पाया है। से
तो उम्मीद करते हैं ये नगमा और आज का शुमारा आपको बेहद पसंद आया होगा। वैलेंटाइन डे स्पेशल आपके लिए हम लेकर आए थे और आपको बेहद पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। वक्त तो चला है अब आपसे रुखसती लेने का। अगली महफिल में आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ और खूबसूरत गीत आप ही की फरमाइश के लेकर आएंगे। जाने से पहले फरमाइश करने का तरीका आपको बता दें, आप हमें सदाबहार नगमे रिजवान के साथ फेसबुक पेज है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुँचा सकते हैं। अगर सरप्राइज़ कॉलर बनना चाहते हैं तो भी आप हमारे फेसबुक पेज पर अपनी रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए रिजवान खान का सलाम आप सबके नाम। सदाबहार नगमे रिजवान के साथ उर्दू दुनिया में सदाबहार गीतों का नंबर 1 शो।